हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो बेटा, हम मिले हैं हमारे नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस हिंदी बैच में अगले चैप्टर के डिस्कशन के लिए। अगला चैप्टर आज हम कौन सा करने वाले हैं? अगले चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। जी हाँ, हमारे 12th का पहला टॉपिक नहीं, इनफैक्ट हमने दूसरा टॉपिक लिया है। ये फर्स्ट तो हम केमिकल काइनेटिक्स कर चुके हैं, दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। हम करने वाले हैं इसके कुछ अच्छे पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस एक एक करके, और देखेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं। आपको करना कैसे है? जैसा हर बार तरीका होता है, स्क्रीन पे सवाल आएगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, और फिर वीडियो ऑन करके सोल्यूशन चेक करो। जो समझ आ गया बहुत सही है, जिनका आंसर नहीं मैच कर रहा वो देखना कहां गलती कर रहे थे। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज की बातचीत शुरू करें तो आज हमारा प्लान हर बार की तरह बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। हम करने वाले हैं सारे पीवाईक्यूज का डिस्कशन। हम करने वाले हैं सारे पीवाईक्यूज का डिस्कशन। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आया ये पहला सवाल, ये आया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, सवाल आपको कह रहा है NaCl, HCl और CH3CONa की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है ये और ये। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान आपको दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि लैम्डा एम इंफिनिटी आपको दिया हुआ है NaCl का कितना, 126.45। ठीक है, आपको लैम्डा एम इंफिनिटी दिया हुआ है किसका, HCl का कितना, 426.16। एंड आपको लैम्डा इंफिनिटी दिया हुआ है CH3COONa का कितना, 91। ठीक है, ये क्या आ गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, ये आ गया। आपको बताना है लैम्डा इंफिनिटी ऑफ CH3COOH। आपको बताना है लैम्डा इंफिनिटी ऑफ CH3COOH। ठीक है जी, कैसे बताएंगे? तो बेटा एक बात सोचो, अगर इसका लैम्डा इंफिनिटी लिखना चाहते हो तो उसका मान कैसे आएगा? उसका मान बराबर आएगा, क्योंकि CH3COOH जो है वो आपका कैसे विघटित होता है? ये आपका विघटित होता है CH3COO माइनस और साथ में H प्लस। ये आपका विघटित होता है एसीटेट आयन और H प्लस में। तो लैम्डा इंफिनिटी जो होगा इस पूरे का, वो भी किसके बराबर होगा, एसीटेट आयन की लैम्डा इंफिनिटी प्लस H प्लस का लैम्डा इंफिनिटी। एसीटेट आयन का लैम्डा इंफिनिटी प्लस H प्लस का लैम्डा इंफिनिटी। सही है, ये बात हो गई हमारे पास में। ठीक है जी, अब हमें ये बनाना है, ये हमें कैसे मिलेगा इस डेटा से, ये सोचना है। तो बेटा जी, आपको सोचना होगा कि ये किन किन आयंस में टूटेगा ताकि हम अपना हिसाब लगा पाए। तो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो हमने एक इक्वेशन बनाई कि जो लैम्डा इंफिनिटी है NaCl का, वो किसके बराबर है, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। देखना हाँ या ना, ये ठीक है, गुड। दूसरी इक्वेशन है HCl वाली, हम बोलेंगे लैम्डा इंफिनिटी ऑफ HCl, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ HCl ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। सही है। अच्छा, तीसरा लैम्डा इंफिनिटी ऑफ सोडियम एसीटेट। वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम सोडियम एसीटेट की बात कर रहे हैं तो अनंत तनुता पर CH3CONa की मोलर चालकता किसके बराबर होगी, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Na प्लस। अब ये सोचो, इन तीनों में क्या जोड़ तोड़ के मैं अपने काम की चीज बना सकता हूं। तो अगर मैं कुछ जोड़ तोड़ के अपने काम की चीज बनाना चाह रहा हूं तो मुझे चाहिए CH3COO माइनस और H प्लस। ये दो चीजें मुझे चाहिए। अगर ये दो चीजें मुझे चाहिए तो CH3COO माइनस तो आपका तीसरे वाले से आ रहा है और H प्लस आपका दूसरे वाले से आ रहा है। ठीक है, CH3CO माइनस आपका तीसरे वाले से आ रहा है, H प्लस आपका दूसरे वाले से आ रहा है। तो हम बोलेंगे दूसरे वाले को और तीसरे वाले को अगर जोड़ दें तो फिर हमारे काम की चीज आ जाएगी। ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे, पर बात है केवल यही दोनों नहीं जुड़ेंगे, इनके साथ साथ ये दोनों भी तो जुड़ेंगे। केवल ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, इनके साथ साथ ये दोनों भी तो जुड़ेंगे।
पर अब ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको तो हटाना भी पड़ेगा, तो Na+ भी एक्स्ट्रा आ रहा है और Cl- भी एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर इसे हटाना होगा तो यहां से Na+ भी हटाएंगे और Cl- भी हटाएंगे इस वाले से। तो हम बोलेंगे दूसरे और तीसरे को जोड़ते हैं और उसमें से अगर फर्स्ट वाला घटाते हैं तो हमारा काम बनना चाहिए। एक बार लिख के देखते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COONA, और इसमें से मैं माइनस कर देता हूं लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl। यही तो करना है हमको, यही तो करना है हमको। ये कैसे होगा तो सुनना, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl-, ठीक है, प्लस अगर सोडियम एसिटेट है तो हम बोलेंगे लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COO- प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na+, और इसमें से मैं घटाऊंगा NaCl वाला पार्ट, सो लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na+ माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl-। ये बन गई इक्वेशन। अब ध्यान से सोचें, अब ध्यान से सोचें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी यहां का Na+ यहां के Na+ से जाएगा, यहां का Cl- यहां के Cl- से जाएगा, बचेगा क्या, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस एंड लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COO-। क्या बचेगा, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ H प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ CH3COO-। ये बन गया ना, यही तो चाहिए था हमको, यही तो चाहिए था हमको। तो यानी कि ये जो हमने मैथ्स का ऑपरेशन लगाया है हमें ये हमारे फाइनल आंसर तक पहुंचाएगा। तो 2 + 3 - 1 अगर हम करें तो हमारे पास इन सबकी वैल्यू भी है। तो 2 + 3 - 1 अगर करना है तो हम बोलेंगे 426.16 प्लस 91, 426.16 प्लस 91 माइनस 126.45। करना इसको सॉल्व, करना इसको सॉल्व, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से ट्राई करना इसको और चेक करना क्या आंसर आ रहा है। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? तो आपने किया 426.16, इसमें आपने ऐड किया 91 और इसमें आपने सब्ट्रैक्ट किया 126.45। आपका आंसर क्या आएगा बताओ? तो बेटा इसको सॉल्व करके देख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग आंसर आएगा 390.71 के आसपास। लगभग लगभग आंसर क्या आएगा, 390.71 के आसपास। आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर ये आंसर आया 390.71 तो हमें क्या चाहिए था, हमें अनंत तनुता पर वो चालकता ही तो चाहिए थी। आंसर आ गया 390.71 और तुम देख लो वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है तुम्हारे बी ऑप्शन के साथ, एग्जैक्टली मैच कर रहा है तुम्हारे बी ऑप्शन के साथ। यही तो प्लान था। हो गई बात, हो गया काम, ठीक है। तो 390.71 ये आंसर आ गया, काम बन गया अपना, ठीक है ना। अगर यहां पे अपना काम बन गया तो अब अपन चल सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब अपन चल सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अगले क्वेश्चन, ये कोलरॉश लॉ का सवाल हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपको क्या बोल रहा है मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन है हमारे पास में ये वाला, अब ये लिखा हुआ इंग्लिश में है पर बहुत आसान है, आप इसको कर पाएंगे। सुनना बस मेरी बात ध्यान से। सवाल आपको कह रहा है कि आपको एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता का एक्सप्रेशन बनाना है। क्या कह रहा हूं मैं, Al2SO4 होल थ्राइस के अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता का एक्सप्रेशन बनाना है। अगर तुल्यांक चालकता का एक्सप्रेशन बनाना है तो हम बोलेंगे किसके टर्म्स में बनाना है, तुल्यांकी चालकता के टर्म्स में ही बनाना है। आपको बोला जा रहा है ये है एल्यूमिनियम की और ये है सल्फेट की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता, ये है एल्यूमिनियम की और ये है सल्फेट आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, ठीक है। अब बेटा हमेशा मैं कहता हूं जब भी तुम्हें चालकता पे सवाल कोई करके देखना है आप इसको ऐसे करके देखिए कि Al2SO4 होल थ्राइस है, ये आपका कैसे टूटता है, ये टूटता है 2 एल्यूमिनियम आयन में और ये टूटता है 3 सल्फेट आयन में, 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन। कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसको मोलर चालकता के टर्म्स में लिखता तो मैं इसको ये लिखता कि एल्यूमिनियम सल्फेट की जो मोलर चालकता है, एल्यूमिनियम सल्फेट की जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम आयन की मोलर चालकता प्लस 3 टाइम्स सल्फेट आयन की मोलर चालकता।
2 टाइम्स एल्यूमिनियम आयन की मोलर चालकता प्लस 3 टाइम्स सल्फेट आयन की मोलर चालकता। ये हो गया मोलर चालकता के टर्म्स में। अच्छा, अगर मैं बात करूं तुल्यांकी चालकता की, अगर मैं बात करने जा रहा हूं तुमसे तुल्यांकी चालकता की, तो सुनना ध्यान से। मैंने आप लोगों को जब उम्मीद बैच में चैप्टर पढ़ाया भी था, मैंने तब भी बोला था और रिडॉक्स में भी बोला था, तुल्यांकों की खास बात होती है वो हमेशा 1:1 चलते हैं। उन्हें रसायन समीकरण मितीय गुणांक या स्टोइक्योमेट्री गुणांक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम बोलेंगे इसकी तुल्यांकी चालकता जो है वो किसके बराबर हो गई? एल्यूमिनियम की तुल्यांकी चालकता के प्लस सल्फेट की तुल्यांकी चालकता के। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि 2 से इंटू करना है कि 3 से इंटू करना है कि 5 से इंटू करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास डायरेक्ट हमारा आंसर आ चुका है। अगर हमारे पास डायरेक्ट हमारा आंसर आ चुका है तो ये हमारा केस बन गया तुल्यांकी चालकता का, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए? हम बोलेंगे डायरेक्ट ये कि एल्यूमिनियम आयन प्लस सल्फेट आयन। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि तुल्यांकी चालकता है, वो 2 और 3 को गुणा करके लिख देते हैं। आपको गुणा करके नहीं लिखना है, आपको 1:1 ही चलाना है, क्योंकि तुल्यांकों का मतलब 1:1 ही होता है। ठीक है, तुल्यांकों का मतलब 1:1 ही होता है, डायरेक्ट ही ऐड होगा। ठीक है, पक्का? तो ये फर्क होता है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने अभी इसीलिए करवा दिया क्योंकि माहौल बना हुआ था कोलरॉश लॉ का, तो अच्छा है, साथ ही हो जाएगा सवाल। ठीक है, एक और सवाल इस पे आया हुआ है जो हमें करना है। कई सवाल आते हैं इसके ऊपर, तो ये सुनना। ये सवाल क्या कह रहा है? NH4OH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता क्या होती है? जो अनंत चालकता होती है ना, अनंत पे तनुता जो होती है, उसी पे हम बात करते हैं। तो हमें NH4OH के लिए बताना है, सवाल ने भी लिखा हुआ है NH4OH के लिए। तो इनमें से एक ऐसा कौन सा ऑपरेशन होगा जो NH4OH की मोलर चालकता दे देगा? तो सीधी सी बात है, इतना ध्यान रखो कि जो NH4OH है वो कैसे टूटेगा? वो टूटेगा अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो सीधी सी बात है कि जो NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी वो किसके बराबर होगी? अमोनियम आयन की मोलर चालकता प्लस OH माइनस की मोलर चालकता। अमोनियम की मोलर चालकता प्लस OH माइनस की मोलर चालकता। अगर ये अमोनियम की मोलर चालकता और OH माइनस की मोलर चालकता का योग होने वाला है तो इन ऑप्शंस में से देखो कहां ऐसा हो सकता है। तो तुम्हें NH4 प्लस चाहिए और OH माइनस चाहिए, बाकी सब हटाना है। तो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NH4Cl, तो हम बोलेंगे लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस आयन। ठीक है, फिर NaCl आता है तो हम बोलेंगे लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस आयन। और फिर माइनस में NaOH आता है तो माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस आयन माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस आयन। ये चीज आ गई हमारे पास। अगर ये चीज आ गई हमारे पास में तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? समझो ध्यान से। NH4 प्लस है और OH माइनस है, ये दो चीजें तो हमको चाहिए, ये दो चीजें तो हमको चाहिए। Cl माइनस और Cl माइनस भी यहां पे जुड़ रहा है। ठीक है, Na प्लस से Na प्लस भले ही कैंसिल हो रहा हो, पर NH4 प्लस के साथ OH माइनस भी जुड़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो ये हमारे काम की चीज नहीं है। हमें तो ये और ये चाहिए था, साथ में ये भी एक्स्ट्रा जुड़ रहा है और वो घट रहा है जुड़ने की बजाय। तो ये गलत ऑप्शन है, ए हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। अगर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता तो हम आते हैं बी पे। अगर हम बी की बात करें तो बी में लगा के देखते हैं पूरा फंडा। तो लैम्डा इन्फिनिटी अगर NaOH का लिखेंगे तो हम बोलेंगे लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस। ये हो गया NaOH का। फिर NaCl की बात होती है तो लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। ये हो गई NaCl की बात। माइनस NH4Cl अगर है तो हम बोलेंगे माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ अमोनियम आयन माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस आयन। क्लियर है? ये हो गई हमारे पास चीज। अगर ये चीज हमारे पास में हो गई है तो ध्यान से देखना, ये Na प्लस में ये Na प्लस जुड़ रहा है जो हमें चाहिए ही नहीं, तो जोड़ना तो है ही नहीं, तो ये एज इट इज आ गया। अब इस OH माइनस के लिए साथ में कोई है ही नहीं, तो चलो इसको एज इट इज रखो। और NH4 प्लस के आगे माइनस है तो ये भी सही नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जुड़ रही हैं, कुछ फालतू का माइनस आ रहा है, तो ये भी काम का ऑप्शन नहीं है।
तो इसे भी रिजेक्ट करेंगे। हम आएंगे अगले ऑप्शन पे। अगर हम आए अगले ऑप्शन पे सी वाला, तो सी वाले पे बात करते हैं। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ NH4OH, NH4OH यानी कि NH4OH, बेटा जो निकालना है उसी को कैसे जोड़ दोगे? जो निकालना है उसी को कैसे जोड़ दोगे? तो ये तो वैसी ही गलत बात हो गई। अगर ये वैसी गलत बात हो गई तो सी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। जो निकालना है उसी को जोड़ रहे हैं तो ये तो संभव ही नहीं है, ये तो गलत ही है। हम आते हैं डी ऑप्शन। देखो मैं तुम्हारे सामने पूरा पूरा इसीलिए कर रहा हूं ताकि तुम भी ऐसे सोच पाओ सवाल कि कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है? बाकी कुछ लोगों को आंखों आंखों में दिख जाएगा, आंखों आंखों में दिख गया तो वो बेस्ट फेज है कि तुम्हें इतनी पकड़ आ गई है कि तुम देख के समझ सकते हो कि क्या जुड़ेगा क्या घटेगा। जैसे डी ऑप्शन है तो NH4Cl है, तो अंडरस्टूड है एक अमोनियम आयन आएगा, एक Cl माइनस आयन आएगा, एक अमोनियम आयन आएगा, एक Cl माइनस आएगा। फिर NaOH जुड़ेगा, तो NaOH में हम बोलेंगे एक Na प्लस आएगा, एक OH माइनस आएगा, और फिर आपका NaCl घटेगा, तो एक Na प्लस घटेगा और एक Cl माइनस घटेगा। ठीक है, चलिए अगर ऐसा है तो NH4 प्लस और OH माइनस तो जुड़ रहा है, NH4 प्लस और OH माइनस तो जुड़ रहा है, ये NH4OH आ गया। ठीक है, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल, Na प्लस से Na प्लस कैंसिल। अगर इस तरीके से कैंसिल हो गया तो NH4 प्लस में OH माइनस जुड़ जाएगा, यही तो चाहिए था, और यही चाहिए था तो यही आंसर है। और अगर यही आंसर है तो डी हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। डी हमारा क्या हो जाएगा भाई? फाइनल आंसर। समझ आया? तो अब ये तुम आंखों आंखों में देखते तो ज्यादा फायदा होता कि NH4 प्लस और Cl माइनस यहां से आ गया, Na प्लस और OH माइनस यहां से आ गया। काम का था NH4 प्लस और OH माइनस, मिल गया। दो एक्स्ट्रा चीजें आ गई, Na प्लस और Cl माइनस, तो इन्हें हटाना पड़ेगा, तो NaCl को पूरे को हटा दिया यहां से, तो कैंसिल हो गया। समझ आ गई बात? तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। समझ में आया क्या? गुड। अगर डी आपका आंसर आ गया यहां पे, तो अब हम बात करते हैं आगे के सवालों की। अगर हम आगे के सवालों की बात करें, हम एक जैसे टाइप के सवाल कर रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। सवाल कह रहा है ZnS सॉलिड और ZnSO4 ये आपका एनोड पे है, फिर आपका लवण सेतु है, और CuSO4 एक्वस और Cu सॉलिड आपका कैथोड पे है, और आपको इन जलीय विलयन वाले आयनों की सांद्रता भी दी हुई है, जिंक आयन की भी और कॉपर आयन की भी आपके पास सांद्रता भी है। ठीक है, अच्छा, दिए गए डेनियल सेल का EMF E1 है। ये जो डेनियल सेल आपको दिया है इसका EMF क्या है? E1। ठीक है, यदि ZnSO4 की सांद्रता 0.01 मोलर से बदलकर 1 मोलर तथा CuSO4 की सांद्रता 1 मोलर से बदलकर 0.01 मोलर कर दी जाए तो उसका नया EMF E2 होता है। ठीक है, पहले EMF E1 था, नया EMF E2 हो गया है। तो E1 और E2 में क्या संबंध होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये अपने को बताना है। अब अगर ऐसा करना है तो पहली बात तो सवाल ने E0 का जिक्र नहीं किया है, E1 और E2 का जिक्र किया है, मतलब ये तुम्हारा सामान्य EMF है, मानक EMF नहीं है। अगर ये तुम्हारा सामान्य EMF है और मानक EMF नहीं है तो तुम्हें नर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हारा सीधा काम तो नहीं बनने वाला। और नर्स्ट इक्वेशन के लिए बहुत जरूरी है कि तुम पहले पूरी सेल की अभिक्रिया समझो और उसको लिखो। तो आइए इस सवाल को ढंग से अटेम्प्ट करते हैं। हमने पहले यहां पे जो हमें दिया था वो लिख दिया कि ZnSO4, Zn सॉलिड और ZnSO4 एक्वस, ये आपका सॉल्ट ब्रिज, CuSO4 एक्वस और Cu सॉलिड, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ZnSO4 हो गया 0.01 और CuSO4 हो गया 1 मोलर, ये हो गया 0.01 मोलर और ये हो गया 1 मोलर। अब बात को समझो ध्यान से, मैंने बोला एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये जो जिंक सॉलिड है ये आपका किस में जा रहा है? जिंक +2 एक्वस में, और कितने इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन की। जो जिंक सॉलिड है वो जिंक +2 एक्वस में जा रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है जी, इस दौरान इसका कोई ऑक्सीकरण विभव भी होता होगा जिसका मान होगा E0 Zn से Zn+2। ठीक है जी, अच्छा, हमने बोला कैथोड पर क्या अभिक्रिया हो रही होगी? अपचयन हो रहा होगा कि जो Cu+2 एक्वस है
वो 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ लेके किस में परिवर्तित हो रहा है, Cu सॉलिड में, और इस दौरान जो E नॉट आ रहा होगा वो आएगा Cu2 प्लस से Cu। अब इसकी वैल्यू है x वोल्ट और इसकी वैल्यू है y वोल्ट। ये है अपचयन विभव, ये है ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इससे नेट अभिक्रिया बनाऊं, अगर मैं इससे फाइनल सेल अभिक्रिया बनाता हूं, अगर मैं इससे एक फाइनल सेल अभिक्रिया बनाता हूं तो वो क्या बनेगी, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। हम बोलेंगे Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, इससे क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस एक्वस और साथ में Cu सॉलिड। ये अभिक्रिया बन जाएगी क्या, ये अभिक्रिया बन जाएगी क्या कि Zn सॉलिड पे ये जुड़ा और फाइनली आपका ये बन गया। ठीक है, अगर ये अभिक्रिया आपकी बन गई है तो हम बोलेंगे ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव प्लस अपचयन विभव का ई नॉट का सम। ऑक्सीकरण विभव प्लस अपचयन विभव के ई नॉट का सम, तो हम बोलेंगे यहां ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पर और अपचयन हो रहा है कैथोड पर। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ऑक्सीकरण और अपचयन के विभव का योग, ये वैल्यू आएगी x प्लस वाई वोल्ट। ये वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई वोल्ट। समझे बात, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है जी, चलो ई नॉट सेल आ गया, पर हमें वैल्यूज नहीं दी हुई थी तो हम ई नॉट सेल का एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पाए, हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया। अब देखो ध्यान से, यहां पे आप लिखोगे नर्स नियतांक, ये कहता है, नर्स समीकरण ये कहता है कि ई सेल किसके बराबर है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2 का लॉग जिंक आयन की सांद्रता अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता, जिंक आयन की सांद्रता अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता। इन ठोस वालों पे हम ध्यान देते नहीं है। ये आपका नर्स समीकरण है, ये आपका नर्स्ट समीकरण है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास 2 केसेस हैं। पहला केस जब इसकी सांद्रता 0.01 और 1 मोलर है, दूसरा केस जब इसकी सांद्रता 1 मोलर और इसकी सांद्रता 0.01 मोलर है। हम दोनों के लिए अलग अलग नर्स नियतांक लिखेंगे। अगर दोनों के लिए अलग अलग नर्स समीकरण लिखेंगे, नियतांक क्यों बोल रहा हूं मैं, समीकरण लिखेंगे, तो पहले केस को मैंने E1 मान लिया, ई सेल को। ई नॉट तो सेम रहेगा क्योंकि सेल में इलेक्ट्रोड आपका बिल्कुल सेम है। 0.059/2 ये भी सेम रहेगा क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। लॉग हम बोलेंगे ऊपर जिंक आयन नीचे कॉपर आयन, ऊपर जिंक आयन नीचे कॉपर आयन, तो जिंक आयन है 0.01 और कॉपर आयन है 1। जिंक आयन है 0.01 और कॉपर आयन है 1। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा और 1/100 को तुम लिख सकते हो 10 की घात -2 और -2 आगे आ जाएगा तो log 10 का मान तो 1 होता है। इतना तो अब हमें आता है। अगर इतना आता है और log में पावर आगे आ जाती है तो तुम बोलोगे तुम्हारा E1 किसके बराबर हो गया, E नॉट माइनस 0.059/2 इंटू -2 इंटू log 10। देखना ध्यान से, log 10 का मान तो 1 होगा तो ये चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -0.059 रह गया और 1 माइनस बाहर ऑलरेडी है तो ये बन गया 0.059। तो E1 किसके बराबर, E नॉट प्लस 0.059। ये हो गई आपकी क्या, पहली इक्वेशन। ये आपकी क्या हो गई, पहली इक्वेशन। सही है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। अब दूसरी इक्वेशन कह रही है कि EMF आपका क्या हो गया, E2, सेल का पोटेंशियल है E नॉट माइनस 0.059/2 लॉग जिंक आयन की सांद्रता अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता। जिंक की सांद्रता अब की बारी है 1 मोलर और कॉपर आयन की सांद्रता अब की बारी क्या है, 0.01 मोलर। ठीक है, जिंक की सांद्रता है 1 मोलर और कॉपर आयन की सांद्रता है 0.01 मोलर। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आएगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आएगा, यानी कि log 100 बन गया। अगर ये बन गया log 100 तो log 100 को तुम log 10 की घात 2 भी लिख सकते हो। अगर log 100 को तुम 10 की घात 2 लिख सकते हो तो 2 आगे आ जाएगा और log 10 का मान 1 होता है। तो यहां से देखना जरा, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नॉट
माइनस 0.059/2 तो एज इट इज था, इंटू 2 इंटू log 10, और log 10 का मतलब 1, log 10 का मतलब 1। अगर log 10 का मतलब हो गया 1 और 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो हम बोलेंगे E2 का मान क्या आ गया, E1 नॉट माइनस 0.059। E2 का मान क्या आ गया, E नॉट माइनस 0.059। E1 का मान आ गया E नॉट प्लस 0.059। अब एक बात सोचो, इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो E नॉट एक बेस वैल्यू है जिसका हमें मान नहीं पता। अगर हम अज्यूम करें कि लेट अस अज्यूम, हम ऐसा माने कि E नॉट का मान हुआ 1 वोल्ट, अगर हम माने E नॉट का मान हुआ 1 वोल्ट, तो हम बोलेंगे E1 का मान क्या हो जाएगा 1.059, एक से ज्यादा, और E2 का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.059, मतलब एक से कम। तो बेटा इन दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन आ रही है, ऑब्वियसली E1 आ रहा है। अगर E1 E2 से ज्यादा आ रहा है तो हम बोलेंगे E1 का मान E2 से ज्यादा है। तो क्वेश्चन था कि इन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है, तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या हो जाएगा, E1 इज मोर देन E2, दैट्स इट। E1 का मान E2 से ज्यादा होगा, दैट्स इट। अगर ऐसा होगा तो देखना ध्यान से, आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, E1 आपका E2 से ज्यादा आ रहा है, तो हम बोलेंगे B विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने नर्स समीकरण से सेल अभिक्रिया बनाई और फिर हमने दोनों सिचुएशन की वैल्यूज डाल के कंपेयर किया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो, अगर वो समझ आया तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला सवाल देखना, गलित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन के दौरान, गलित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन के दौरान 0.1 मोल क्लोरीन गैस को 3 एम्पियर की धारा पर बनाने में कितना समय लगेगा। बेटा बहुत आसान है, आपको पहले क्या कह रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। आपको कह रहा है वैद्युत अपघटन हो रहा है, वो भी किसका, गलित NaCl का। गलित NaCl का क्या हो रहा है, वैद्युत अपघटन। अगर वैद्युत अपघटन होगा तो कुछ एनोड पे बनेगा, कुछ कैथोड पर भी बनेगा। तो हम बोलेंगे यहां पे दो आयन्स होंगे, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस किधर जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, और Cl माइनस किधर जाएगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ। हम बोलेंगे एनोड पर तो क्या होगा, Cl माइनस जो है वो ऑक्सीकृत होगा क्लोरीन गैस के अंदर, और कैथोड पर क्या होगा, Na प्लस जो है वो अपचयित होगा कहां पर, सोडियम धातु के अंदर। ठीक है, कैथोड पर सोडियम धातु, एनोड पर क्लोरीन गैस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये बन गया आपके पास में, तो सवाल आपको ये कह रहा है कि ये जो क्लोरीन गैस बनी है, ये इसका कितना बनाना है तुम्हें, 0.1 मोल। क्लोरीन गैस का कितना अमाउंट बनाना है, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल क्लोरीन गैस बनानी है, वो भी कब, जब 3 एम्पेयर की धारा का प्रवाह हो रहा है। तो कितने समय में बनेगा 0.1 मोल क्लोरीन गैस। तो बेटा फराडे का पहला नियम लगाओ ना यहां पे वैद्युत अपघटन का। फराडे का पहला नियम ये कहता है, फराडे का जो फर्स्ट लॉ है आपके लिए, वो ये कहता है कि W जो होता है वो बराबर होता है ZIT के। ठीक है, W बराबर होता है ZIT के, जहां पे तुम बोलोगे W किसके बराबर होता है, EIT बाय 96500, क्योंकि तुम Z को ये लिख सकते हो। अब अगर E को इधर ले जाओगे तो बनेगा W बाय E, ये किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू टी बाय 96500। बेटा W बाय E क्या हो गया, दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार, ये किसके बराबर हो गया, तुल्यांकों की संख्या के बराबर हो गया। और अगर ये तुल्यांकों की संख्या के बराबर हो गया तो इसका फॉर्मूला होता है मोल्स इंटू एन फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है ना। मोल के टर्म्स में फॉर्मूला होता है, रिडॉक्स में सिखाया था। तुम्हें मोल पता थे तो मैंने मोल वाला फॉर्मूला बनाया, अगर तुम्हें भार पता होता तो मैं भार वाला फॉर्मूला बनाता, अगर तुम्हें कुछ और आयतन वायतन एसटीपी का पता होता तो मैं वो फॉर्मूला बनाता। अभी ये बनाया, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई कि मोल ऑफ क्लोरीन गैस इनटू उसका एन फैक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू टी अपॉन 96500। देखना दो, ये सही है। अब मोल तो पता है पर एन फैक्टर कैसे पता चलेगा, तो सोचो Cl माइनस है, एनोड पर Cl2 में जा रहा है, अभिक्रिया हो क्या रही होगी, अभिक्रिया हो रही होगी ये,
बैलेंस करोगे तो यहाँ पे, अब यहाँ पे -2 चार्ज है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यही तो होता है ऑक्सीकरण में, यही तो होता है। तो बेटा -1 से 0, Cl2 के लिए अगर एन फैक्टर निकालना है तो 0 से -1 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज? एक। एक Cl के लिए एक इलेक्ट्रॉन का चेंज। एक Cl2 के अणु में कितने हैं? 2 Cl है, तो हम बोलेंगे 2 × 1, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया? 2 का। यानी कि एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। अगर एन फैक्टर हो जाएगा 2 यहां पर, तो हम बोलेंगे 0.1 मोल इंटू एन फैक्टर है 2। आए क्या है आपके पास में? कितना है आए? 3 एम्पेयर। समय आपको निकालना है और 96500 से डिवाइड करना है। ये बात हो गई। अगर ये हो गया तो यहाँ पे समय कितना आएगा देखना, 0.1 इंटू 2 इंटू 96500, और इसको डिवाइड करेंगे 3 से, पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10। ये समय आएगा, और ये समय किस में आएगा? सेकेंडों में आएगा। ये समय किस में आएगा? सेकेंडों में आएगा। पर आपको जो ऑप्शन दिया है वो किस में दिया है? मिनट में दिया है। अगर आपको ऑप्शन मिनट में दिया है तो बेटा आपको अच्छे से पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो हम बोलेंगे 1 सेकंड में कितने मिनट हो गए? 1/60 मिनट हो गए। अगर 1 सेकंड में 1/60 मिनट हो गए, तो अगर मैंने इसको नीचे एक 60 से और गुणा कर दिया तो हमारे पास ये आंसर किस में आएगा? मिनट में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 2 × 96500 डिवाइडेड बाय 3 × 600, क्योंकि 60 × 10 600 होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से ये कटा 3 टाइम, आंसर आ गया 965/9। आंसर क्या आ गया? 965/9। करना इसको सॉल्व। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 9 1 जा 9, ठीक है, 6 आ गया तो 0 लगा देंगे, 65, 9 7 जा 63, समथिंग समथिंग करके आएगा। मतलब 107 कुछ मिनट आना चाहिए। अब अगर एग्जैक्ट ऑप्शन है तो हम एग्जैक्ट टिक कर देंगे, नहीं तो इसके आसपास जो भी बैठ रहा होगा उसको टिक कर देंगे। अब 107 के आसपास कौन बैठ रहा है? 110 मिनट। और अगर 110 मिनट बैठ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा बात को समझना होता है। अगर यहाँ पे गलित सोडियम क्लोराइड की जगह जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन होता तो बात अलग होती। ठीक है, अभी गलित था तो हमने समझा गलित पे हो क्या रहा है। फिर हमने देखा अच्छा एनोड पे Cl2 बन रहा है, उसके मोल पता है, उसके लिए धारा का प्रवाह पता है, समय निकालना है, फॉर्मूला बनाया अपने काम का। जब अपने काम का फॉर्मूला बन जाता है तब फिर हम आगे बात करते हैं इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तब हम आगे बात करते हैं इसको सॉल्व करने में। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसान है, गुड। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, सुनना आगे ध्यान से। अगला सवाल देखना, ये देखो, ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझना, वैद्युत अपघटन सेल का सवाल है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन? सवाल कह रहे 0.1 मोल MnO4 को ऑक्सीकृत करने पर MnO4- बनने में कितना वैद्युत आवेश का प्रवाह होगा? ठीक है, आपको आवेश निकालना है। तो देखिए, तो हमने बोला MnO4 से हम किधर जा रहे हैं? MnO4। यहाँ पे है +6 अवस्था, यहाँ पे है +7 अवस्था, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। तो यहाँ भी कुल 6 और यहाँ भी 6 हो गया। इस तरीके से हो गई बातचीत। ठीक, ये अभिक्रिया बन गई। अब एक बात बताओ, अगर ये अभिक्रिया बैलेंस है तो हम ये बोलें क्या कि 1 मोल MnO4- बनाने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं कि 1 मोल MnO4 से 1 मोल MnO4- बन रहा है स्टोइक्योमेट्री का, और उससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है। तो बेटा अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन काम आता है तो इस पे आवेश होता है 1 फराडे। ये मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर 1 मोल पे निकालोगे तो वो आएगा 96500 कूलम, और उसको हम 1 फराडे बोलते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1 फराडे। तो बेटा इसके 1 मोल पर इसका 1 फराडे आवेश काम आ रहा है, मतलब कितना कूलम काम आ रहा है? 96500 कूलम काम आ रहा है। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे, जिसका डेटा हमें दिया है उसके टर्म्स में, 1 मोल MnO4 पे 96500 कूलम आवेश काम आ रहा है। तो आपके पास है कितना MnO4 एक्चुअली? 0.1 मोल। अगर आपके पास 0.1 मोल MnO4 है
तो इससे कितना काम आएगा, 1 मोल पे 1 मोल, तो 0.1 पे 0.1 हो जाएगा इनटू में। अगर इसको इनटू करोगे तो ये हट के 10 आएगा, इससे ये कटेगा, आंसर आएगा 9650 कूलम। आंसर क्या आएगा, 9650 कूलम। सारी बात आसान थी अगर ये चीज समझ में आती है, ये हमने क्लास में भी पढ़ी हुई है। सीधी सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। तो अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पे कितना आवेश हो जाएगा, इसको इंटू कर देंगे पूरा पूरा, और अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 96500 कूलम। ठीक है, वो चीज हमने लिख दी और उसको सॉल्व कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 9650 कूलम, यानी कि सी आंसर आ जाएगा, 9650 कूलम आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ आ गई ये बात? गुड। अगर ये समझ में आता है तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। सवाल कह रहा है आपको 2 अर्ध अभिक्रियाएं दी हैं और दोनों के लिए E0 का मान भी दिया है। आपको 2 अर्ध अभिक्रियाएं दी हैं और दोनों के लिए E0 का मान भी दिया है। आपको कहा जा रहा है इन दोनों अर्ध अभिक्रिया से ये एक नई अभिक्रिया हमने बनाई है, इसके लिए E0 का मान क्या होगा। तो देखना ध्यान से, तुम्हारा Mn2+ तो तुमको लेफ्ट में चाहिए और Mn3+ तुमको राइट में चाहिए और Mn भी तुमको राइट में चाहिए। तो अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ा डायरेक्ट तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो कैंसिल होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैंसिल जब होंगे जब मैंने नीचे वाली अभिक्रिया को 2 से गुणा करा। तो देखो, ऊपर वाले में अपचयन हो रहा है, नीचे वाले में ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सकते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं। अगर इसको लिखें तो हम बोलेंगे एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, मैंने लिखा 2Mn2+2 जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है 2Mn+3 में, और उसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि 2 से इंटू करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर हम बोलेंगे E0 का मान तो पहले जो था वही अब होगा -1.51 वोल्ट। ठीक, अब हम बात करें अगर कैथोड की, तो कैथोड पर हम बोलेंगे अपचयन हो रहा है, Mn2+ जो है या Mn+2 जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn में। ठीक है, और इस दौरान जो E0 है वो कितना आ गया, -1.18 वोल्ट। अब अगर इनसे आप नेट अभिक्रिया निकालते हो, अगर इनसे आप नेट अभिक्रिया निकालते हो तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए। अगर नेट अभिक्रिया देखेंगे तो क्या बनेगी, नेट अभिक्रिया बनेगी 2Mn+2 और 1 Mn+2 यहाँ है, तो दोनों के जुड़ के 3Mn+2 हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, 2Mn+3 में और Mn में, 2Mn+3 में और एक बनेगा Mn। ये अभिक्रिया बनेगी। अगर ये अभिक्रिया बनेगी तो इस अभिक्रिया के लिए E0 सेल क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया के लिए E0 सेल हो जाएगा ऑक्सीकरण प्लस अपचयन वाले का योग। अगर इन दोनों का योग होगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे -1.51 -1.18। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -2.69 वोल्ट। अब सर आप तो हमेशा कहते हो और हमने पढ़ा भी यही है कि सेल का E0 कभी भी धनात्मक आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। ये तो ऋणात्मक आ गया, बेटा क्या कर सकते हैं, ऑप्शन भी तो दिया हुआ है। सवाल ने ये थोड़ी कहा कि बताओ ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, सवाल ने ये कहा कि बताओ इसका E0 क्या होगा, तो E0 तो ऋणात्मक आ रहा है, मतलब ये अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, पर अब E0 पूछा है तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमें तो ये बताना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई कई अभिक्रिया स्वतः अभिक्रिया है कि नहीं है, तो स्वतः तो नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव E0 तो नहीं हम सह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, पक्का, गुड। अगर ये समझ में आया सवाल तो ये देखना जरा, ये अपनव्यन नहीं है, ये अपचयन है। पढ़ो तो सवाल को, मैंने सिखाई थी ये चीज क्लास के अंदर, वहां पे मैं अभी रिवाइज भी करवा दूंगा, सुनना ध्यान से। 3 धातु X Y Z, तीनों के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, अगर कुछ ना बताया हो तो पता होना चाहिए कि मानक अपचयन विभव है। आपको तीनों के लिए अपचयन विभव का मान दिया हुआ है, -1.2 वोल्ट, +0.5 वोल्ट और -3 वोल्ट। तो हम बोलेंगे हमारे पास 3 धातु हैं
और यहां हमारे पास उनका SRP है। तो सुनिएगा, 3 धातु हैं X, Y और Z, और हमारे पास तीनों का SRP है -1.2 वोल्ट, +0.5 वोल्ट और -3 वोल्ट। ठीक है, ये डेटा है। आपको इन धातुओं की अपचयन क्षमता का क्रम बताना है। आपको इन धातु की अपचयन क्षमता, तो सोचो सामने वाले को अपचयित करने की क्षमता बतानी है। तो हम ये कहते हैं कि जिसका SRP सबसे ज्यादा होगा उसकी खुद अपचयन होने की क्षमता अच्छी होगी, खुद अपचयित होगा। अगर बेटा वो खुद अपचयित होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीकृत। अगर सामने वाले को करेगा ऑक्सीकृत तो हम बोलेंगे अच्छा ऑक्सीकारक कहलाएगा, अच्छा ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब हम बोले इसका उल्टा, जिसका SRP कम होगा वो खुद ऑक्सीकृत होना चाहेगा, सामने वाले को अपचयित करना चाहेगा, अच्छा अपचायक कहलाएगा। हम अपचयन क्षमता ही तो चेक कर रहे हैं, तो जिसका SRP सबसे कम उसकी अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सामने वाले को अपचयित करेगा। जिसका SRP सबसे ज्यादा वो सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा। तो जिसका SRP सबसे कम होगा उसके लिए अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम है Z का, फिर है X का और फिर है Y का। तो आंसर हो जाएगा ZXY। सबसे ज्यादा Z का, फिर X का और फिर Y का। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, पक्का C आंसर आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? समझ में आई क्या बात? बस, तो आसान सवाल था। अगर ये लाइन याद है, अगर ये पॉइंट्स याद हैं, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सवाल सही करने से। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर हम रैप अप करेंगे आज का सेशन। सुनना ध्यान से, ये वाला सवाल, Cu प्लस 2Ag प्लस, ये प्लस बहुत दूर लग रहा होगा, ये Ag पे है। Cu प्लस 2Ag प्लस से क्या बन रहा है, Cu2 प्लस प्लस 2Ag। ठीक है, ये इक्वेशन है। आपको कह रहे हैं अगर इस सेल का E0 दिया हुआ है आपको प्लस 0.46 वोल्ट, तो आपको बताना है साम्य स्थिरांक क्या होगा। साम्य स्थिरांक क्या होगा? अगर साम्य स्थिरांक बताना है तो सुनना ध्यान से, हम बोलेंगे साम्य स्थिरांक बताना है मतलब अभिक्रिया साम्य पर है, और अगर अभिक्रिया साम्य पर है तो उसका ई सेल का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर अभिक्रिया साम्य पर है तो उसके ई सेल का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर उसका ई सेल 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे इस अभिक्रिया के लिए आप नर्स नियतांक, नर्स समीकरण ये लिख सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन। एन क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसके लिए तो तुम्हें अभिक्रिया समझनी पड़ेगी। हम बोलेंगे Cu सॉलिड ऑक्सीकृत होगा Cu2 प्लस एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, और कैथोड पर क्या होगा, जो Ag प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का लाभ लेके Ag ठोस में परिवर्तित होगा। तो इस तरीके से तुम्हारे 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल होंगे। अगर कैंसिल होंगे तो नीचे आ जाएगा 2 लॉग, फाइनल अभिक्रिया में ऊपर आएगी कॉपर आयन की सांद्रता और नीचे आएगी Ag प्लस की सांद्रता का स्क्वायर। ये अभिक्रिया है हमारे पास। अगर ये अभिक्रिया है हमारे पास, और अगर मैं अब कह रहा हूं साम्य है, तो अगर मैं कह रहा हूं अब साम्य हो गया, तो साम्य पे आप बोल देंगे आपका ई सेल 0 हो जाएगा। अगर ई सेल 0 हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन बनेगी ई नॉट सेल किसके बराबर है, 0.059/2 लॉग कॉपर आयन की सांद्रता अपॉन Ag प्लस की सांद्रता का स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई? ठीक है, अगर ये इक्वेशन आ गई है, आपको E0 का मान पता है और आपको साम्य स्थिरांक बताना है। इस चीज को आप साम्य स्थिरांक बोल सकते हो। अगर इस चीज को साम्य स्थिरांक बोल सकते हो तो देखना E0 सेल क्या आ गया, 0.46। इस 0.059 को लगभग 0.06 मान लूं आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए, 2 से डिवाइड कर दूं, लॉग क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम, साम्य स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, इससे ये अगर कैंसिल होगा तो 0.03 बन रहा है, तो यहां से देखिएगा लॉग के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा, 0.46 डिवाइडेड बाय 0.03, ये हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट अगर कटता भी है तो ये 15 पॉइंट समथिंग आएगा। लॉग के इक्विलिब्रियम का मान 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो के इक्विलिब्रियम का मान क्या हो जाएगा, 10 की घात 15 पॉइंट समथिंग।
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी आ नहीं रही है, पर हमें यह समझ में आ गया कि 10 की घात 15 के आसपास आंसर आना चाहिए। अगर 10 की घात 15 के आसपास आंसर आना चाहिए, 10 की घात 10, 10 की घात 10 नहीं होगा, 10 की घात 10 नहीं होगा, 10 की घात 15, यस, ये आंसर हो जाएगा। क्लोज आंसर टिक करना है, क्लोज आंसर यही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी नहीं है और वो तुमसे करवाना चाहता भी नहीं है। तुम्हें दिमाग लगाना है कि अच्छा ये अगर बन रहा है तो लगभग इसके आसपास आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आई क्या बात? कोई दिक्कत? ठीक है जी। अगर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है तो आइए हम चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। और अगर हम चलना चाहते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये। इसका आंसर आप निकालेंगे, हम एक्सप्रेशन बना के छोड़ेंगे। ठीक है, आंसर आप निकालेंगे, हम एक्सप्रेशन बना के छोड़ेंगे। आप कहेंगे सर इतनी सॉरी इंग्लिश, तो बेटा इंग्लिश नहीं है, इसको हिंदी में भी समझा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना अभी ध्यान से। सवाल कह रहा है कि तुम्हारे पास एक दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल है। ठीक है, ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास एक दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल है। दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल है जिसके लिए सांद्रता है 1/32 मोलर, जिसके लिए सांद्रता है 1/32 मोलर, और इसके लिए तुल्यांकी चालकता का मान है 8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, चलो आगे सुनते हैं। अनंत तनुता पर वही तुल्यांकी चालकता है तुम्हारे पास 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अनंत तनुता पर ये है और नॉर्मल चालकता ये है। आपको बताना है डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का, आपको अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक बताना है, Ka बताना है। तो बेटा हम क्या करते हैं ना, एक दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल मान लेते हैं Ha। अगर ये टूटेगा तो ये टूटेगा H प्लस जलीय प्लस A माइनस जलीय आयन में, और Ha जलीय आयन आपका अणु है ही। अब अगर T इक्वल टू 0 पे मैं इसकी सांद्रता C मानता हूं तो ये 0 और ये 0 आयनिक साम्य अवस्था में पड़ा था। जैसे जैसे साम्य आएगा C में से कुछ C अल्फा जाएगा, तो यहां भी C अल्फा और यहां भी C अल्फा। तो आपके लिए Ka का मान क्या हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C कॉमन 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, आंसर आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अगर दुर्बल अम्ल है तो ऑब्वियसली अल्फा का मान बहुत कम होगा, तो हम बोलेंगे 1 माइनस अल्फा अगर लगभग 1 के बराबर है तो Ka का मान हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा का मान हो जाएगा अंडर रूट Ka बाय C, अल्फा का मान हो जाएगा अंडर रूट Ka बाय C। अगर अल्फा का मान हो गया अंडर रूट Ka बाय C, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें तो Ka निकालना है, तो Ka का मान क्या हो गया C अल्फा स्क्वायर, तुम्हें तो Ka ही तो पूछा है सवाल ने। अब C तो तुमको पता है 1/32, 1/32, अल्फा पता चल जाए तो काम बन जाए, राइट। अल्फा कैसे निकालें, तो बेटा याद करो, अल्फा तो ऐसे निकल सकता है ना, कोलरॉश का नियम कहता है अल्फा बराबर होता है लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा EQ अनंत तनुता पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, अल्फा किसके बराबर, लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा EQ अनंत तनुता पर। अगर ये इसके अनुपात के बराबर है तो हम बोलेंगे ये हो गया 8 और ये वैल्यू हो गई 400, तो ये वैल्यू आएगी 1/50, और 1/50 को आप क्या लिख सकते हो, 0.02 लिख सकते हो। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऊपर नीचे कट ही जाएगा, अल्फा का मान आ गया 0.02। अगर अल्फा आ गया 0.02 तो Ka आ जाएगा क्या, Ka आ जाएगा 1/32 इंटू 0.02 का स्क्वायर, 1/32 इंटू 0.02 का स्क्वायर, बस इसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा वो आपको निकालना है, मैंने बोला था एक्सप्रेशन हम बना लेंगे, आंसर आप निकालिएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमारी सारी बात हो गई, यहां तक हमारी सारी बात हो गई। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो इसके साथ हम रैप अप करते हैं अपना आज का सेशन। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ अच्छे सवाल प्रैक्टिस करे, और भी बहुत सारे सवाल आपको आगे मिलेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।